हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। एक बार फिर से हम एमसीक्यूज़ आज के करेंगे एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक के। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, रूल सॉल्व करने का यही है कि व्हेन आई विल टेल यू टू पॉज, आप वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर लगाएंगे और फिर हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वियरेबल टेक्नोलॉजी। वियरेबल टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा, इन तीनों में से कौन सा टास्क इज अकॉम्प्लिश्ड बाय वियरेबल डिवाइसेस? वेरिएबल डिवाइसेस कौन से हैं इनमें से? लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ अ पर्सन, असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सो पॉज एंड आंसर। तो आई होप आपने पॉज लिया होगा। वियरेबल, जिन चीज़ों को हम पहन सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 3 तीनों ही चीज़ें आज इस तरह की टेक्नोलॉजी में है विच कैन बी वर्न बाय अ पर्सन। आप दूसरे को सुन भी सकते हैं, इम्पेयर्ड पर्सन को। आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन इंसान की पता चल सकती है, स्लीप मॉनिटरिंग हो सकती है। सो वियरेबल्स उस तरह की इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, डिवाइसेस हैं जो इस तरह की आइटम्स में डाला गया है जिनको कंफर्टेबली हम अपनी बॉडी में पहन सकते हैं। इससे हम इंफॉर्मेशन ट्रैक कर सकते हैं रियल टाइम बेसिस पे। सो क्योंकि इनमें मोशन सेंसर्स हैं जो आपके दिन और दिन की एक्टिविटी का स्नैपशॉट लेता रहता है और आपके मोबाइल डिवाइसेस और लैपटॉप के साथ उसको सिंक में रखता है। सो जब से स्मार्टफोन्स वैसे भी डिस्कवर हुए हैं, ये जो वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ये बहुत बड़ी इन्वेशन है इस वर्ल्ड के टेक्नोलॉजी में। अगर आप देखेंगे तो आप लोकेशन पता लगा सकते हैं, हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं, सो मैनी अदर थिंग्स। राइट, सो दिस इज अ वेयरेबल टेक्नोलॉजी। Now, question number 2 is, fruits stored in a cold chamber exhibit longer storage life because exposure to sunlight is prevented. Concentration of dioxide, concentration of carbon dioxide is increased. Okay, ये sentence थोड़ा आगे हो गया. Concentration dioxide in the is increased of carbon environment. Sorry, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, but this line is concentration of carbon dioxide in the environment is increased. ये सही statement है. Rate of respiration is decreased. There is an increase in humidity. तो आप मुझे comment section में बताइए कि कौन सा सही आंसर है। पहले पॉज कीजिए, फिर आप आंसर लगाइए। तो आई होप कि आपने यहाँ पे वेट करके, पॉज करके आंसर लगाया होगा। सो रेट जो रेस्पिरेशन का है वो डिक्रीज होता है, जो कि लॉन्गर स्टोरेज लाइफ देता है। ठीक है, तो जो फ्रूट्स आप कोल्ड चेम्बर में स्टोर करते हैं उनकी लॉन्गर स्टोरेज लाइफ होती है बिकॉज रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड। अदरवाइज भी आप देखें, फार्मर्स जब तक फ्रूट्स वेजिटेबल्स मार्केट तक पहुंचाते, काफ़ी चीज़ें सड़ जाती हैं जिससे फार्मर्स को नुकसान होता है बिकॉज डिस्टेंस ज़्यादा रहता है। Now, next question for you is, with reference to neem tree, consider the following statements. Neem oil can be used as a pesticide to control the proliferation of some species of insects and mites. Then neem seeds are used in manufacture of biofuels and hospital detergents. Neem oil has applications in pharmaceutical industry. सो पॉज कीजिए और इसका आंसर देखिए। तो आई होप आपने यहाँ पे पॉज किया होगा। सो करेक्ट आंसर इज डी। डी में मतलब तीनों स्टेटमेंट सही हैं कि नीम ऑयल को आप पेस्टिसाइड की तरह भी यूज़ कर सकते हो, कुछ इंसेक्ट्स और माइट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज ना हो उसको रोकने के लिए। नीम सीड्स को बायोफ्यूल्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, हॉस्पिटल के डिटर्जेंट्स बनाने के लिए भी, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ है। सो नीम ट्री अगर आप देखेंगे इज़ वन ऑफ द 2 स्पीशीज जो जीनस एजाडीरैक्टा के अंदर आते हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। सो टिपिकली ट्रॉपिकल और सेमी ट्रॉपिकल रीजन्स में नीम का पेड़ ग्रो होता है, कुछ आइलैंड्स में ग्रो होता है इन सदर्न पार्ट ऑफ ईरान। इसके जो फ्रूट्स हैं नीम के और जो सीड्स हैं वो नीम ऑयल उससे डिराइव किया जाता है जिसको पेस्टिसाइड कंट्रोल में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इंसेक्ट के हार्मोन सिस्टम्स को डिसरप्ट कर देता है जिससे वो जी नहीं पाते या फिर वो आगे एग्स नहीं दे पाते। सो इसमें एजाडीरैक्टिन रहता है जो कि निमैटोडोड्स को रिपेल करता है और उनकी फीडिंग को रिड्यूस करता है जिससे इंसेक्ट्स को मारा जाता है। सो अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं। फाइनली बायोफ्यूल्स के लिए और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम में नीम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट इज, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, एगैरिकस, नॉस्टॉक, स्पायरोगैरा। इसमें से किसको एज बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है? तो आप मुझे बता सकते हैं।
पॉज कीजिए और आंसर लगाइए। सो अगर आपने लगाया है तो देखिए नॉस्टॉक को यहाँ पे यूज किया जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर। सो एगैरिकस कभी हमने बायो फर्टिलाइजर के नाम पे सुना नहीं। बायो फर्टिलाइजर्स क्या हैं? जो प्रिपरेशन होगा लिविंग सेल्स या लेटेंट सेल्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स होंगे, उनका प्रिपरेशन होगा ना। नॉस्टॉक स्पीशीज जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी की स्पीशीज है, इसको बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किया जाता है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और पैडी क्रॉप जो है उसको ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करता है इन लो लैंड कंडीशंस। तो एडवांटेजेस क्या है बायो फर्टिलाइजर्स के? कॉस्ट इफेक्टिव हैं, इको फ्रेंडली हैं, क्रॉप का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है, सॉइल टेक्सचर इंप्रूव करते हैं, सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है, न्यूट्रिएंट वैल्यू सॉइल की अच्छी रहती है। सो अच्छे तरीके से सॉइल को सप्लीमेंट करता है। नाउ सी व्हाट आर द एडवांटेज और एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर। जीरो टिलेज क्या है कि आप बहुत ज़्यादा ज़मीन में खुदाई नहीं कर रहे हैं। सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेजिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप, विदाउट द नीड ऑफ नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग्स, डायरेक्ट planting of paddy seeds in the wet soil is possible, carbon sequestration in the soil is possible. So pause कीजिए और आंसर लगाइए, then we'll discuss the answer. तो इसका आंसर है डी कि तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। देखो कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या होता था, सॉइल की काफ़ी ज़्यादा टिलिंग की जाती थी, उसको एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस माना जाता था। मैकेनिकली सॉइल को एजिटेट किया जाता था, डिग किया जाता था, ओवरटर्न किया जाता था। लेकिन टिलिंग के बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जैसे कि सॉइल आपका ड्राई हो जाता था, न्यूट्रिएंट कंटेंट उसका कम हो जाता था, ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाता था और सॉइल इरोजन का खतरा बढ़ जाता था। तो इसलिए बिगेस्ट कॉज अगर आप सॉइल डिग्रेडेशन का देखोगे तो टिलिंग का है। इसलिए जीरो टिलेज को बहुत ज़्यादा आजकल प्रमोट किया जाता है फार्मिंग में, क्योंकि इससे सॉइल कंडीशंस इंप्रूव होती हैं। सो नो टिलिंग फार्मिंग के बहुत बेनिफिट्स हैं। सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा रहता है, सॉइल प्रोटेक्ट होता है, उसका अपर लेयर प्रोटेक्टेड रहता है, रेजिड्यूज वहाँ पे रहते हैं, न्यूट्रिएंट क्वालिटी अच्छी रहती है, पानी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की अच्छी रहती है, इरोजन और रन ऑफ डिक्रीज होता है। राइट, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा कि जीरो टिलेज के क्या एडवांटेजेस हमको मिलते हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली माइक्रोब्स अदरवाइज टिलेज करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी खत्म हो जाते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल में रहेंगे दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द सॉइल। सो नो टिलिंग फार्मिंग जो है लेबर, इरिगेशन, फ्यूल, मशीनरी कॉस्ट को भी बचाता है। सो दैट इज इट। आज जितने हमने क्वेश्चंस किए, आई होप आप बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए, क्या स्कोर रहा आपका। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं और बहुत बढ़िया ऑफर अभी चल रहा है, 25% ऑफ चल रहा है। और जो बच्चे आज इज 26 राइट, 26 से 31 के बीच में हमारा सब्सक्रिप्शन लेंगे और उनका अगर 2024 का प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन अनअकैडमी करवाएगा, ऑफलाइन सेंटर में आपका रहना खाना सब अनअकैडमी बेयर करेगा। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑफर अभी तक का, तो इसको ज़रूर आप अवेल कीजिए। कोई कन्फ्यूजन है मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिए। आरंभ बैच हमारा शुरू हो रहा है, उसमें कनेक्ट आप ले सकते हैं 2026 के लिए। आप 3 साल का फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो इन केस आप EMI पे कोर्स लेना चाहते हैं तो 0% EMI आप वैसा भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।